हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। मुझे कई स्टूडेंट्स आमतौर पर फ़ोन पर वो मुझसे डिमांड कर रहे थे, मुझे सजेशंस दे रहे थे। वो कह रहे थे कि सर आप हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को लेकर ये हो जाता है, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री अंग्रेजों के आने पर ही एक्चुअली स्टार्ट होती है, जिसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। तो उनका ये कहने का ये था कि आप हमें ये क्लियर बताइए कि इंडियन हिस्ट्री को एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। आमतौर पर देखिए, हिस्ट्री के टीचर आपको यही कहेंगे कि भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अब आज के टाइम में इंडियन हिस्ट्री को आप 4 भागों में बाँटिए। तो कैसे? पहला, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और दूसरा, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तीसरा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। और अब जो चौथा की इसकी मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट की, वो बना है पोस्ट मॉडर्निज्म। जी हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स उत्तर आधुनिकतावाद। जी हाँ, ये एक नया हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप सबल्टन्स जैसा एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सबल्टन्स। मैं एक बार फिर इसी को बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, सबल्टन्स। तो वो आपको मैं बताता जाऊंगा कि वो क्या है। तो इसलिए अब हम 4 भागों में हमारे भारतीय इतिहास को बांट सकते हैं। हाँ, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता कि आधुनिक भारतीय इतिहास को लिखने का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। ये मैंने अपने पिछले भाग में भी बताने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए देखिए, हम किसी भी कंट्री की बात करें तो हर एक कंट्री अपनी सिविलाइजेशन पर डिपेंड होती है। कहीं हर एक कंट्री का कोई ना कोई सिविलाइजेशन तो होगा। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की माया सभ्यता होती है, या इंडिया की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। उसके बाद सोर्सेज की बात करें तो एक्चुअली हमारे इंडियंस जो हैं वो आर्यंस कहलाए हैं। यस, आर्यंस मीन्स वी आर आर्यंस। तो हम आर्य सभ्यता, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, वहां पर हमारे सोर्सेज, हमारे चारों वेद, जो आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि 18 पुराण हुए हमारे, ठीक है। वो 18 पुराण, तो समृद्धियाँ, उपनिषद, मीन्स काफ़ी आपको अलग अलग वहाँ पर ये जानकारी के सोर्सेस मिलते रहेंगे। और जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास है हमारा, उसमें ही आप ये कि रामायण, महाभारत, ये जैसे महाकाव्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम इपिक्स कहते हैं। ये कोई मिथ नहीं है। रामायण और महाभारत, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो आप यहीं से इनका देख सकते हो कि ये जो है, इन ग्रंथों के आधार पर भी हम उस युग के काफी जानकारी, हमें स्टीक जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलती है। यू नो, द मोर हिस्टोरियंस डिपेंडेंट ऑन दोज सोर्सेस। बाकी तो मैं एंशिएंट की बात ही कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको एंशिएंट में आप आमतौर पर स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो वैसे तो एकदम से उनको याद नहीं आता, लेकिन वो एकदम से टीवी सीरियल का नाम लेते हैं कि यस सर, हमने टीवी सीरियल पर देखा था। जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य की, तो बच्चे एकदम से स्माइल से कहेंगे कि जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य तो हम टीवी पर हमने देखा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त भी अब हमारी हिस्ट्री में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए हैं। उसके बाद गुप्त काल के चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। अब देखिए, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही हैं। एक नहीं है। वो मौर्य वंश के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, जिसे चाणक्य ने मतलब कह लीजिए एजुकेशन दी थी, ट्रेनिंग दी थी। आपको पता होगा कि चाणक्य के भी 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य।
जी हाँ, 3 नाम, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। और जो अर्थशास्त्र है वो लिखने का क्रेडिट कौटिल्य यानी कि चाणक्य को जाता है, और उस चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था। और अलेक्जेंडर भी इसी टाइम में आते हैं, मौर्य के टाइम में। यहाँ मैं भी क्लियर कर रहा हूँ कि मैं इस भाग में सिर्फ ब्रीफली बताता जा रहा हूँ। इसके लिए ये नहीं है कि अब एक ही भाग में पूरी इंडियन हिस्ट्री का ही हम आपको जानकारी दे पाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वास्ट है ये। तो जैसे मैं कुछ ये बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या, जहाँ पर जो कंफ्यूजिंग है वो कैसे दूर की जा सकती है। तो इसी तरह जो विक्रमादित्य है वो वही जिसमें सीरियल पर आप देखते थे, रामानंद सागर का सीरियल विक्रम और बेताल। तो वहां से आपको पता लग सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कितने ज्यादा ब्रेव थे। यस, उनके टाइम में बहुत सारी गुप्त काल में कह लीजिए गोल्डन एज था एक तरह से। और आर्यभट्ट जिसे आप जिन्होंने लिखा हुआ है अर्थ के बारे में, इसके अलावा आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, ठीक है जी, धर्मांतरी, देखिए कितने कितने नेम आ रहे हैं आपके सामने कि जो जिनका बहुत ज्यादा उस समय एक तरह से कंट्रीब्यूशन था। तो गुप्त के बाद इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो गुप्त काल में ही आपको चीनी यात्री मिलेंगे, चाइनीज ट्रैवलर्स, जिन्होंने आके इस समय में आके यात्रा की और आके सारा लिखा अपने दिन में। इनका नाम था फाहियान। तो इसी तरह आगे चल के आप आगे आगे बढ़ते जाइए, फिर आपको हर्षवर्धन मिलेंगे। यह हर्षवर्धन, उनकी जो राजधानी थी वो कुरुक्षेत्र के पास ही है, अभी भी है वो। हम उसे थानेसर बोलते हैं, वैसे उसका नाम जो वहां पर हमारे सोर्सेज में वो है थानेश्वर। तो वो की कन्नौज और थानेश्वर या, तो वहां पर हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल बनाई थी। और उनके टाइम पर भी एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, हयूम सांग। हयूम सांग, जी हाँ, वो आए थे, उन्होंने बुक लिखी थी सी यू की। तो वो वही हयूम सांग है जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। देखिए अब हमारे कभी भी आप अपने देश की हिस्ट्री को छोटा मत लीजिए। अब देखिए चाइना से उस समय के ट्रेवलर्स यहाँ पर कह लीजिए कि स्टडी करने के लिए आए और कहीं के साथ रह गए हैं। अभी तो मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूँ से। और फिर देखिए हर्षवर्धन के बाद तो हमारे साउथ की तरफ चले जाइए, तो साउथ में तो बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर एक तरह से कह लीजिए कि डायनेस्टीज बनती जा रही हैं, चोल, चालुक्य, पल्लव, चेर, पांड्य वगैरह वगैरह, बहुत सारी गाहड़वाल, ठीक है, मोखरी, कदम, मैं आपको बहुत नाम बता सकता हूँ। तो इस तरह से गंग, तो ऐसे ऐसे वहां पर भी ऑलरेडी हिस्ट्री चल रही थी उनकी। तो मैंने पहले कह दिया था कि बहुत वास्ट है। तो अब ऐसा है ना कि जब कोई भी समा चलता है तो यकीनन उसका अंत तो होता ही है। कुछ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अपनी गलतियों के कारण। और यहाँ पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जुटाऊंगा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं थी, बिल्कुल सोने की चिड़िया थी जी, 100% सोने की चिड़िया थी, द गोल्डन स्पैरो। लेकिन अब इस स्पैरो को, चिड़िया को कह लीजिए कि कैद में करने के लिए तुर्क्स या पहले उससे पहले अरबिक यानी कि अरब यहाँ पर आए मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। जस मोहम्मद बिन कासिम, ये 8th सेंचुरी की बात है। तो वो 712 में जैसे आते हैं, उसके बाद टाइम टू टाइम चेंज हो गया। फिर 1000 में महमूद गजनी आ गए और वो आके चले गए। उन्होंने पता ही आपको 17 अटैक्स किए थे इंडिया पर, 17, और जिसमें सबसे बड़ा अटैक था गुजरात के सोमनाथ टेम्पल का। और इतना ज्यादा वो यहाँ से सोना भर कर लेके गया कि आप, मैं तो क्या कहूँगा, उनके साथ जो आए हुए इतिहासकार थे अल-बैरूनी या उतबी, उन्होंने भी, अल-बैरूनी ने अपनी बुक तहकीके हिंद में लिखा हुआ है कि हम हैरान थे कि इतना सोना ले जाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो। और गजनवी चले गए, उसके बाद फिर अलग अलग डायनेस्टी से इसी तरह करते करते मोहम्मद गौरी आ गए। मोहम्मद गौरी, जी हाँ। और मोहम्मद गौरी के आने से हमारे इंडिया में 2 फेमस बैटल्स हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी। 1191 में, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई।
पहली लड़ाई में तो मोहम्मद गौरी हार गए पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। और लेकिन कह लीजिए दूसरी लड़ाई में अब पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी से हार गए, और ये एक तरह से इंडिया के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि चौहान वंश कोई छोटा नहीं है, उसको बड़ा जाना माना वंश था। पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में चंद्रवरदाई से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। पृथ्वीराज चौहान जो है उनको राय पिथौरा कहा जाता था, राय पिथौरा। और इसके बाद ये मुस्लिम डायनेस्टी के सबसे बड़े फाउंडर बने मोहम्मद गौरी, और इन्होंने गुलामों को रखना शुरू कर दिया। गुलाम, जी हाँ, स्लेव। तो जो एक नई डायनेस्टी बनी उसका नाम रखा गया था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस उसको ममलूक वंश भी कहते हैं, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहले किंग हुए, फिर सुल्तान इल्तुतमिश हुए। सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उनके बेटे भी थे, पर जो कि पर उनके सबसे ज़्यादा उनका फेथ अपनी बेटी पर था। शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जी हाँ, जो 4 साल राज किया है इंडिया के दिल्ली सल्तनत पर। रजिया बहुत ही फेमस उसमें आती है, एक एम्पावरमेंट कह सकते हैं उसमें, ठीक है। कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि वो औरत थी, कमजोर थी, इसलिए ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसी का शिकार बनी, यू नो। और ऐसे ही उसके बाद फिर नसीरुद्दीन महमूद, फिर बलबन आ गए। बलबन के बाद मतलब कि बुगरा खान के बाद, और ये सब के जाने के बाद खलजी वंश आ गया। खलजी वंश ने 1295 से 90 से लेकर 1290 से लेकर इन्होंने भी मतलब कि 1320 तक इनका टाइम रहा है खलजीज का, जिसमें आप जलालुद्दीन खिलजी को देखोगे, और आप लोगों ने शायद पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खलजी भी आपने देखे होंगे, तो उनका टाइम भी आया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खुसरो शाह, ये ऐसे रहे। देन उसके बाद फिर तुगलक्स आ गए, और तुगलक्स में ये 1320 से लेकर इन्होंने राज किया था, एक तरह से कह लीजिए आप 1414 तक। बहुत लंबा राज रहा इनका, बहुत लंबा रूल रहा। उसमें आप मेन तौर पर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों को देखोगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि मलिक मोहम्मद जयसी ने जो पद्मावत लिखा था, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, वो उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे हुआ, ऐसे किया, अमीर खुसरो ने कि हिस्ट्री के पेजेस फाड़ दिए या वगैरह वगैरह। देखिए पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जयसी ने कई सौ साल बाद लिखा है, ठीक है। और वहाँ पर ये एक तरह से काव्य है मलिक मोहम्मद जयसी का, वो हिंदी के एक राइटर थे। तो अगर आपको मैं फिर कहूँगा कि हिस्ट्री के लिए तो आप किसी पोएट के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तो आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने होंगे, एंड me, you and any other person cannot change the historical facts। आप बीच में से उसको फैक्ट्स को नहीं चेंज कर सकते, हाँ उसको थोड़ा सा कैसे पेश करना है अलग अलग तरीके से, वो हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमें सही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज प्लीज पढ़िए, मैं आपको फिर बोलूंगा नाम, वर्नी को आप पढ़िए, ज़ियाउद्दीन वर्नी को आप पढ़िए, अमीर खुसरो, इनकी इंफॉर्मेशन आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत क्लियर मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे रहे जिन्होंने सुल्तानों का राज अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूंगा तो अमीर खुसरो ने, राइट। तो इसी तरह मैं तुगलक की बात कर रहा था, तो तुगलक के बाद फिर सैयद आ गए, और 1414 से लेकर 1451 तक राज किया उन्होंने। उसमें खिजर खान, मुबारक शाह, ठीक है जी, उनके बड़े अच्छे अच्छे एक तरह से फेमस किंग रहे सैयद्स के। और फिर देन उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक आपको मिलेंगे लोधीस, और लोधियों में बहलौल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीन थे। माय फ्रेंड्स,
इनमें इब्राहिम लोदी मुगल किंग बाबर से 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की फर्स्ट बैटल में हार जाते हैं। इसका क्लियर एविडेंस आपको बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुझ के बावरी में मिलेगा। जी हाँ, तुझ के बावरी, जो कि चगताई टर्की लैंग्वेज में लिखी गई है, पर अब वो मिलनी नहीं। मैं आपको क्लिक कर दूं कि वो टर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, वो अब वो मिलना उसका मुश्किल है क्योंकि काफी डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन आप फिर देखिए कि अकबर, जो कि अनपढ़ थे, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, उन्होंने अपने दोस्त अब्दुल रहीम खान खाना को बोला कि अब्दुल रहीम, मेरे जो ये हमारे दादाजी हैं, मेरे बाबर, इनकी जो ये जो तुझके बावरी है, इसको प्लीज पर्शियन में कन्वर्ट करो, फारसी भाषा में। और उसको फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और वो अब ब्रिटिश म्यूजियम में भी है, क्योंकि अंग्रेजी तो इन चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिली है। तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बारे में लिखा, और बाबर की जो तुझके बावरी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मार्केट में अवेलेबल है। मिसेस बैबरिज ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। इसका नाम है मेमोरीज ऑफ द बाबरनामा। ओके, तो इसी तरह फिर बाबर आए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि बाबर हमारे फर्स्ट मुगल किंग थे, यानी जो मुगल बादशाह। उसके बाद बाबर, उनके बाद उनका बेटा हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह उनका बेटा, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह देखिए वो भी आए हैं इसमें। ठीक है, ये छोटे छोटे थे लेकिन इनका ज्यादा इतना नहीं रहा फेमस। लेकिन फरूख सियर तो हम नहीं भूल सकते। फरूख सियर वो पर्सन थे जिनके टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी के एक कह लीजिए सच्चे भगत, या कह लीजिए कि जिन्होंने कि सिख, ना केवल सिख धर्म के लिए बल्कि कह लीजिए कि मानवता की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपने बेटे का बलिदान दिया। उनका नाम था बंदा सिंह बहादुर। जी हाँ, बंदा सिंह बहादुर को बड़ी ही कह लीजिए दर्दनाक उनको शहीदी दी गई। वो फरूख सियर के टाइम में हुई थी दोस्तों। और फरूख सियर और इसके जैसे चलते चलते फिर मोहम्मद शाह रंगीला जैसा पर्सन आए, वो भी मुगल किंग थे। नाम था उनका रोशन अख्तर, लेकिन वो मुगल किंग थे मोहम्मद शाह रंगीला। इनको म्यूजिक का बड़ा शौक था, तो इनके टाइम में म्यूजिक पर भी बुक्स लिखी गई हैं। और उर्दू लैंग्वेज भी इनके टाइम में आ गई थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो अब आप कहोगे कि सर मेडिवल बताते जा रहे हैं कि इसका कोई कब तक चलते रहेगी मेडिवल। ये पानीपत की थर्ड बैटल में खत्म हो गई थी। मैंने आपको शायद बीच में नहीं बता पाया, क्योंकि बीच में आपको अकबर के टाइम में भी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपने देखी होगी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मतलब हिस्ट्री की बुक्स में आपने देखी होगी। तो वो 1556 में हुई थी, जिसमें जो बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से हेमू, और उसमें हेमू हार गए थे। उनकी आंख निकाल दी गई थी, आंख में तीर लग गया था और बाद में उनका सिर भी उड़ा दिया गया था। जी हाँ, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी जनवरी में 1761 में। और इससे तो पूरा हिस्ट्री ही चेंज हो गया। और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो फिर आप देख लीजिए कि अगर आप कहोगे कि मैंने सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला तक ही मुगल किंग बताए हैं, तो ऐसा नहीं है। मुगल किंग चलते जा रहे हैं साथ में, लेकिन अब यूरोपियन कंपनीज भी इसमें एंटर कर गई। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा बात। क्यों कह रहा हूं मैं जरूर देखिएगा, प्लीज जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आमतौर पर यही कहा जाता है कि इंडिया में पहले अंग्रेज आए और फिर आखिर में भी अंग्रेज गए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये साबित कर दूंगा कि इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इंडिया में सबसे आखिर में पुर्तगाली ही गए। यस, पोर्टुगीज जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली। वो आए पहले कैसे और गए
वो आखिर में कैसे, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इससे आपकी क्यूरोसिटी बनती रहेगी और मैं आपके सामने आपके इसी प्यार से आपके सामने वो नया जो है अपना पार्ट लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।